नमस्ते सदावत सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों बीएसएफ ने अब आंसू गैस को छोड़ने वाला एक ड्रोन विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल ये जो दंगाई होते हैं, इसके अलावा जो बेमतलब का प्रोटेस्ट करते हैं, उनके खिलाफ किया जाएगा और इसका नाम रखा गया है ड्रोन टेयर स्मोक। इस मामले में सीमा सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा है कि ड्रोन टेयर स्मोक लॉन्चर का इस्तेमाल मानव रहित हवाई वाहन या फिर ड्रोन से इन गोलों को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। इससे सुरक्षा बलों को कानून व्यवस्था कायम रखने में काफी आसानी होगी। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है चाइना को लेकर। दरअसल भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत की कमीशन की खबर पूरी दुनिया में प्राथमिकता से कवर की गई है, लेकिन चीन शायद ही भारत की इस प्रगति से खुश हुआ होगा। यही कारण है कि पहले तो ग्लोबल टाइम्स ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत टाइप 003 फुजियान से तुलना कर खिल्ली उड़ाने की कोशिश की और बाद में उसने अपना स्टैंड बदलते हुए पश्चिमी देशों को लेकर भारत को समझाना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों ग्लोबल टाइम में लिखा है कि भारत को पश्चिमी देशों की चापलूसी से सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा चीनी मीडिया ने यह भी कहा है कि पश्चिमी देश भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में चीनी नौसेना को पेश कर रहे हैं। वे भारत और चीन के बीच तनाव को भड़काना चाहते हैं। इससे भारतीय जनता के बीच चीन को लेकर एक राय भी कायम होगी और सरकार पर बीजिंग विरोधी फैसले लेने पर दबाव बढ़ेगा। यही नहीं, इसके अलावा इस ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि भारत के पहले घरेलू विमान वाहक के प्रमुख लक्ष्य के रूप में चीन के बहुत बड़े और बढ़ते बेड़े को प्रस्तुत किया जा रहा है। वे चीन और भारत के बीच तनाव और यहाँ तक कि टकराव को भड़काना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों चाइना भारत को बधाई तो नहीं दे पाए, लेकिन भारत को समझाने की कोशिश करने लगा है। ऐसे में साफ तौर पर चाइना की तरफ से ये जो कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों के भड़काने पर भारत को नहीं आना चाहिए और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि एक पूरा का पूरा नेक्सस चाइना के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। और एयरक्राफ्ट कैरियर तो अपने आप में एक ताकतवर चीज होती है और यही वजह है कि चाइना को भी अब इस बात की टेंशन हो रही है कि भारत जैसा देश अपनी घरेलू निर्माण क्षमताओं को भी प्रदर्शित कर रहा है, जो आने वाले समय में उसी को यानी कि चाइना को ही एक बड़ी टक्कर देंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है दक्षिण कोरिया को लेकर। दरअसल दोस्तों जहां भारत ने एक तरफ अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है आईएनएस विक्रांत, तो वहीं दक्षिण कोरिया भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहता था, लेकिन दक्षिण कोरिया ने अब अपनी इस योजना को कैंसिल कर दिया। अब वो पनडुब्बियों पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जिसका मतलब साफ है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की भूमिका पर हमेशा से सवाल भी उठते आए हैं, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइलों पर तेजी से काम हो रहा है और एयरक्राफ्ट किलर मिसाइल्स तैयार हो रही हैं, ऐसे में चाइना भी पीछे नहीं है, रशिया भी पीछे नहीं है। तो यहाँ पर सवाल इसीलिए दक्षिण कोरिया के सामने खड़ा हो गया था। तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि हम पनडुब्बियों पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करेंगे, क्योंकि दोस्तों दक्षिण कोरिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, एक तो वो चाइना है, इसके अलावा उत्तर कोरिया है और रशिया है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में अब तीसरे विमान वाहक पोत को लेकर बातचीत तेज हो गई है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में विचार कर रहा है, साथ ही परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है कि दक्षिण कोरिया के पास बजट की कमी थी, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर का जो सपना था वो उनका सपना रह गया और उसके लिए कोई बजट का ऐलान नहीं किया गया। और इसी बजट की वजह से जो अमेरिका से F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने वाला था, उस योजना को भी झटका लग गया। दरअसल दोस्तों दक्षिण कोरिया के पास चंगो क्लास की हमलावर पनडुब्बियां भी हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। दरअसल दक्षिण कोरिया की सरकार ने साल 2023 के बजट का ऐलान कर दिया है और ये रक्षा बजट करीबन 42.5 अरब डॉलर का होगा और इस साल इस बजट में केवल 4.6% की बढ़ोतरी हुई है। सीधी सी बात है दोस्तों, दक्षिण कोरिया विक्रांत के बराबर ही 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहता था, लेकिन उसने अपने इरादे बदले। इसके अलावा दक्षिण कोरिया ने एक चीज और सीखी है भारत से कि एयरक्राफ्ट कैरियर में करीबन भारत को 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ा है और इसे चलाने के लिए भी हर साल काफी खर्चा आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मौजूदा दौर हाइपरसोनिक मिसाइलों का, इस दौर में एयरक्राफ्ट कैरियर की उपयोगिता पर सवाल जैसे कि मैंने कहा था खड़े उठने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों उसके दुश्मन उत्तर कोरिया के पास और हमारे दुश्मन चाइना, इन दोनों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए अच्छा प्रतीक है, लेकिन ये दक्षिण कोरिया के लिए फिट नहीं बैठता, क्योंकि उसके सामने उत्तर कोरिया खड़ा है। लेकिन भारत के साथ मामला कुछ अलग है। भारत के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त जरूरत है, इसके अलावा पनडुब्बियों की भी जरूरत है और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर की जो बात की जा रही है वो भी बेहद जरूरी हो जाता है। अगली खबर दोस्तों इंडो चाइना बॉर्डर से आ रही है। दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी, तू डाल डाल मैं पात पात। दरअसल दोस्तों भारत और चीन के बीच इस वक्त कुछ ऐसा ही चल रहा है। चीन की हर चालबाजी का भारत मजबूती से जवाब दे रहा है। जहां एक तरफ चीन पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक और एलएसी के दुर्गम इलाकों में सड़क निर्माण पर जुटा हुआ है, तो ऐसे में भारत पीछे रहने वालों में से नहीं है। भारतीय सीमा सड़क संगठन
चीन की घेराबंदी करने के लिए सीमावर्ती इलाकों में तेजी से सड़क निर्माण करने में जुटा है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास करीबन 20 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी है। इससे भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस बार LAC में महज चंद कदमों की दूरी पर लुकुंग से हॉट स्प्रिंग क्षेत्र तक सड़क का निर्माण किया गया है। यह 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है दोस्तों। इससे सेना को बॉर्डर के करीब तक अपनी मूवमेंट करने और युद्धक सामग्री ले जाने में आसानी होगी। लुकुंग से हॉट स्प्रिंग तक सड़क बन जाने के बाद भारतीय सेना इन क्षेत्रों में अपनी चौकियां और रहने का ठिकाना भी बनाएगी। इससे सैनिकों की गश्त 20 किलोमीटर तक के दायरे में बढ़ जाएगी। ऐसे में लुकुंग क्षेत्र में चीनी सैनिक घुसपैठ भी नहीं कर पाएंगे। इससे पहले लुकुंग में कई बार चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर चुके हैं। इस लिहाज से अब पूरे क्षेत्र को भारतीय सेना ने सुरक्षित कर दिया है। इस क्षेत्र में 3 गांव पड़ते हैं। भारतीय सेना की मौजूदगी से उन सब की सुरक्षा भी मजबूत हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, लुकुंग क्षेत्र जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, ये काफी दुर्गम क्षेत्र है, लेकिन BRO ने सेना के मूवमेंट को अब आसान कर दिया। यहाँ सर्दियों में दोस्तों तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे चला जाता है। ऐसे में भी भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर नजर रख पाएगी। दरअसल दोस्तों, गलवान क्षेत्र में 2020 में चीनी सैनिकों के साथ जो हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद भारत को लुकुंग क्षेत्र में अपने सैनिकों की पहुंच बढ़ाने की अत्यधिक जरूरत महसूस हो रही थी। जैसे कि मैंने बताया कि काफी दुर्गम और काफी कठिन रास्ता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सैनिकों की मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब वो काम सीमा सड़क संगठन ने करके दिखा दिया है। कहा जा रहा है कि इस सड़क की लंबाई 20 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर तक भी होगी। चीन को अब हर मोर्चे पर जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर HAL से आ रही है। HAL की रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ने एक टेंडर जारी किया है, जिसके तहत 3 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की सप्लाई की जानी है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में इन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का ऑर्डर हथियारबंद और बिना हथियार वाले लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए भी दिया जाएगा अगले 8 सालों के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि इसमें LR कैमरा FLIR HD डे कैमरा होना चाहिए, आई सेफ लेजर रेंज फाइंडर होना चाहिए, लेजर डेजिग्नेटर होना चाहिए, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड कैमरा और लो लाइट कैमरा इसमें होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, इस टेंडर की जानकारी से इस बात का तो खुलासा हो गया है कि अब हथियार वाला जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होगा, उसमें गन और ATGM फायरिंग करने की क्षमता होगी। यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कॉम्बैट रोल में किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो को लेकर आ रही है। दरअसल लार्सन एंड टूब्रो अपनी SOV मिजेट सबमरीन्स के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है और उन्हें कई एशियाई देशों से भी इसके ऑफर मिलने लगे हैं, जिसका इस्तेमाल ये देश अपने कोस्टल पेट्रोल सबमरीन के तौर पर करना चाहते हैं। 505 टन वजनी SOV 400 ये अपने साथ 2 533 mm हैवी वेट टॉर्पीडो को ले जा सकती है और इसका इस्तेमाल स्पेशल ऑपरेशन में भी किया जा सकता है। अगली खबर दोस्तों भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय सेना ने 5वीं बार सफलतापूर्वक एक ट्रायल ड्रॉप पूरा किया है P7 पैराशूट सिस्टम का, वो भी 4.9 किलोमीटर की ऊंचाई से। इस P7 पैराशूट सिस्टम को DRDO की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया और इसे ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। P7 सिस्टम में 5 बड़े पैराशूट्स होते हैं जो एक साथ भारी संख्या में सेंसिटिव और हैवी इक्विपमेंट्स को ग्राउंड में डिप्लॉय कर सकते हैं और ये पैराड्रॉपिंग इक्विपमेंट के साथ आता है और ये IL क्षेत्र से 7 मैट्रिक टन को ड्रॉप कर सकता है। दोस्तों अगली खबर तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जी ने कहा है कि जहां एक तरफ तेजस मार्क 1 कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में इस्तेमाल होगा, तो आने वाला तेजस मार्क 2 जो कि तेजस मार्क 1 से दोगुना क्षमता के साथ होगा, इसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे मिशंस में किया जाएगा। इसका जैम प्रूफ रडार होगा और ये भारी स्टैंड ऑफ हथियार जैसे कि हैमर, क्रिस्टल मेस और स्पाइस मिसाइलों के अलावा लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जैसे कि अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2 और मिट्योर मिसाइल को अपने साथ कैरी कर सकता है। यही नहीं, इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि 106 तेजस मार्क 2 की डिलीवरी 2036 तक होगी भारतीय वायुसेना को और HAL तेजस मार्क 2 का ब्लॉक 2 वेरिएंट तैयार करेगा जो कि काफी एडवांस होगा, जिसे भारतीय वायुसेना भविष्य में ऑर्डर कर सकती है। दोस्तों अगली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि FA-18 जो कि अपने फोल्डिंग विंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ INS विक्रांत की दोनों लिफ्ट्स में आसानी से आ सकता है, लेकिन यहां पर राफेल मरीन के लिए यह संभव नहीं है क्योंकि राफेल मरीन का जो पंख है वो 0.90 मीटर ज्यादा है INS विक्रांत के लिफ्ट से। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों INS विक्रमादित्य जो कि भारत का विमान वाहक पोत है, उसके जो एलिवेटर्स हैं उसके डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो ये जिसमें कि इसकी जो लेंथ है वो 18.8 मीटर है और जो इसकी चौड़ाई है यानी कि विड्थ है वो 9.9 मीटर है। इसका मतलब यह है कि FA-18 अपने फोल्डिंग विंग से इन एलिवेटर्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने पाइलॉन्स हटाने पड़ेंगे। इस बीच अब राफेल मरीन भी
INS विक्रमादित्य के एलिवेटर्स पर नहीं आ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर राफेल मरीन भारतीय नौसेना के कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट के टेंडर से बाहर हो सकता है। दोस्तों अगली खबर भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। वैसे दोस्तों अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका अब अपने डिफेंस सेल को तेजी से बढ़ाएगा अपने मित्र देशों को और अपने पार्टनरों के साथ ही अमेरिका ये जो ब्यूरोक्रेट संबंधी बाधाएं आती हैं यानी कि नौकरशाही बाधाएं हैं उन्हें भी दूर करेगा। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री के बीच एक मीटिंग आयोजित हुई है और दोनों ने ही भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बातचीत की है। साथ ही को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर भी ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका रिसर्च डेवलपमेंट और वॉर फाइटिंग क्षमता को बढ़ाने पर काम करेंगे। हालांकि अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका जो भारतीय पार्टनर के साथ जो एक्विजिशन प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, जो उनके लिए काफी कठिन भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने भारतीय पार्टनर के साथ रिसर्च डेवलपमेंट और इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दरअसल अमेरिकी डिफेंस कंपनियां चाहती हैं कि वो भारत के साथ प्रोटोटाइप का विकास कर सके हथियारों का, लेकिन वो इसलिए इसे पूरा नहीं कर सकती क्योंकि भारत ने स्वदेशी कंपोनेंट्स पर ध्यान ज्यादा केंद्रित किया है, जिसमें कि 50% स्वदेशीकरण होना चाहिए प्रोटोटाइप की स्टेज में भी, वो भी मेक टू कैटेगरी में। ऐसे में अब अमेरिकी कंपनियों ने एक सुझाव दिया है कि फिलहाल वो प्रोटोटाइप स्टेज में साथ नहीं दे सकते, लेकिन प्रोटोटाइप के बाद जो प्रोडक्शन फेज होता है इक्विपमेंट्स वगैरह का, उसमें वो साथ दे सकते हैं, जिससे कि अमेरिकी कंपनीज अपने भारतीय पार्टनर के साथ अच्छी तरीके से कोलैबोरेशन कर सकती है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि भारत, इजराइल और यूएई को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के दिन अब फिर चुके हैं। एक तरफ आर्थिक हालात, फिर राजनीतिक स्थितियां और अब बाढ़, सब ने पाकिस्तान की तस्वीर को बदल दी है। इन सब घटनाओं के बीच अब उनके देश में शहबाज सरकार के आलोचक उन पर ही उंगली उठाने से नहीं चूक रहे हैं। वहां के सरकार विरोधी लोगों का कहना है कि देश की सरकार विदेश नीति के मामले में अंधों की तरह आगे बढ़ रही है। तो वहीं पड़ोसी मुल्क भारत को देखिए, भारत में एक नई शुरुआत हो रही है। साथ ही उन्होंने भारत में लगने वाले उस सेमीकंडक्टर प्लांट का भी जिक्र किया है जिसे इजराइल और यूएई की कंपनियां एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर लगा रही हैं। दरअसल दोस्तों इजराइल जो कि एक यहूदी आबादी का देश है और यूएई एक मुस्लिम आबादी वाला देश है, और ये दोनों देश एक हिंदू आबादी वाले देश के साथ मिलकर $3 बिलियन यानी कि 29,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं। इजराइल की ISMC ने इजरायली टावर सेमीकंडक्टर और अबू धाबी स्थित नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर के साथ मिलकर कर्नाटक की सरकार के साथ MOU साइन किया है। इसके तहत सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट भारत में लगाया जाएगा। इस प्लांट के लिए मैसूर में 150 एकड़ की जमीन भी तय की जा चुकी है। कंपनी की माने तो आज ये स्थिति है कि जिसमें कि भारत एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। कंपनी ने भारत के उस माहौल की भी तारीफ की है जिसने निवेश को आसान बनाया है। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो जल्द ही भारत एशिया की उस वर्कशॉप में बदल जाएगा जिस पर दुनिया की नजरें होंगी। रिपोर्ट में कई और कंपनियों का जिक्र भी किया गया है जिनकी फैक्ट्रियां अब भारत में सबसे महत्वपूर्ण हो गई हैं। जल्द ही एप्पल भी भारत में अपना आईफोन बनाना शुरू कर देगा, और अगर ऐसा होता है तो चीन से कई सप्लाई चेन भारत आ जाएंगी। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ पर लग गया है कि उनके देश के अंदर जो गृह युद्ध की स्थिति हो रही है, देश पिछड़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो भारत का एग्जाम्पल लेकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क कितना आगे बढ़ रहा है। और उनके कहने से क्या होता है, वो होते कौन है हमें बोलने वाले, जो हकीकत है वो तो आप सब जानते ही हैं। सेमीकंडक्टर का हब भारत में लग रहा है जिसमें यूएई, इजराइल और भारतीय तीनों मिलकर इसे तैयार कर रहे हैं। तो अगली खबर ताइवान से आ रही है। चीन और ताइवान के बीच तनाव जारी है। ऐसे में अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने ऐलान किया है कि वो ताइवान को $1.1 बिलियन यानी कि 8,768 करोड़ रुपए के हथियार देगा। अमेरिका ताइवान को हार्पून एयर टू सी मिसाइल और साइड विंडर एयर टू एयर मिसाइल भी मुहैया कराएगा। इसके अलावा अमेरिका ताइवान को बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स भी देगा। ताइवान को अमेरिका सर्विलांस रडार सिस्टम भी देगा। दरअसल चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए ताइवान के लिए एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जरूरी हो गया है। हालांकि चाइना दोस्तों इसको लेकर काफी चिढ़ गया है और उसकी आदत ही है चिढ़ने की। तो दोस्तों ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।